हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइट फॉर सिविल सर्विसेज में। ये पॉलिटी की अगली क्लास है। आज अनुच्छेद 16 के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मौलिक अधिकार चल रहे हैं, उसमें हमने अनुच्छेद 12, 13, 14, 15 को पढ़ लिया है। आज अनुच्छेद 16 को आगे बढ़ाते हुए हम आपकी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए अनुच्छेद 16 क्या कहता है। अभी जो चल रहा है इसमें यह है आपका समता का अधिकार। कौन सा अधिकार है? समानता का अधिकार, या इसे कह सकते हैं आप समता का अधिकार। तो समानता के अधिकार में देखो, समता, इक्वलिटी। तो समता में हमने क्या पढ़ा? समता में हमने 14 पढ़ा और समता में हमने 15 पढ़ा। आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15। तो 14 क्या कहता है? 14 क्या कहता है? 14 कहता है विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। उसमें बताया गया है कि समता कैसी रहेगी और इसमें कब दी जाएगी, कहाँ पर विभेद नहीं किया जाएगा, अर्थात राज्य कैसा बिहेव करेगा लोगों के साथ में। 15 ये कहता है। ठीक है, इसके बाद जो आर्टिकल 16 आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो भी आपको यही बताता है कि राज्य कैसा बिहेव करेगा लोगों के साथ में, लेकिन किस आधार पर? यह है अवसरों के आधार पर। अवसर, तो ये कैसी समानता है? अवसर की समानता है। और ये अवसर की कैसी? लोक नियोजन में। कैसे नियोजन में? लोक नियोजन। तो लोक नियोजन क्या होता है? लोक नियोजन का मतलब है जब सरकार लोगों के लिए एफर्ट करती है, जॉब देती है, उनके लिए वैकेंसी निकालती है, रिक्रूटमेंट करती है, तो ऐसे अवसरों की समानता में या ऐसे अवसरों में सबको समान या समानता के आधार पर उनके साथ व्यवहार किया जाएगा। तो ऐसे कहते हैं लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 16। ठीक है, तो सीधा सीधा इसका संबंध किससे है? नौकरियों से। देखो, जो अनुच्छेद 15 पढ़ा हमने उसका संबंध शैक्षणिक और सामाजिक स्तर से है। अनुच्छेद 16 का संबंध किससे है? नौकरियों से। सीधा जॉब पे आ जाइए। बस राज्य जब जॉब देगा तो किसी के साथ कोई भी गलत व्यवहार, गलत का मतलब विभेद नहीं करेगा, सबको समान रूप से अवसर प्राप्त होंगे। तो देखिए, तो इसमें सीधा सीधा लिखा है अनुच्छेद 16 में सरकारी सेवाओं के विषय में। किसके विषय में? सरकारी सेवाओं के विषय में। कैसी समानता? अवसर की समानता। अवसर मतलब भागीदारी, सभी लोग समान रूप से भागीदारी दे सकते हैं, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो देखिए अनुच्छेद 16 सरकारी सेवाओं में सभी की नियुक्ति हेतु, सभी की नियुक्ति के लिए समानता का अवसर उपलब्ध कराता है। और इसे कितने खंडों में? 6 खंडों में बांटा गया है। जैसे अनुच्छेद 15 को भी 6 खंडों में बांटा गया था, इसको भी आपने 6 खंडों में ही बांटा गया है। ठीक, तो देखते हैं इतना आपकी समझ में आया। सीधा सा मतलब अनुच्छेद 16 का मतलब किससे है? सीधा नौकरियों से। किसकी नौकरियों से? राज्य की नौकरियों से। ये प्राइवेट नौकरियों से नहीं, राज्य की नौकरियों से। राज्य का मतलब है जब राज्य आपको जॉब देगा, सरकारी जॉब से संबंधित बात है ये। ठीक, अब सरकारी जॉब कैसी? किसी संस्था में हो या फिर डायरेक्ट राज्य के अंडर काम करें। ठीक, तो इसमें देखिए इसको बांटा गया है अनुच्छेद 16(1) में। तो पहले देखेंगे इसको, अनुच्छेद 16(1) में क्या बात कही गई है। 16(1) इसके अनुसार राज्य के अंतर्गत नियुक्ति। राज्य के अंतर्गत नियुक्ति का मतलब क्या है? रिक्रूटमेंट, वैकेंसी जो आती है आपकी, जो वैकेंसीज आती हैं उनमें, नियुक्तियों में, रोजगार में सभी नागरिकों को अवसर की समानता प्रदान की जाएगी। ये बात किस में कही गई है? अनुच्छेद 16 के 1 में ये बात कह दी गई है कि जब जॉब निकलेगी तो राज्य सबको समान अवसर देगा, किसी को भी। तो अर्थात लोक नियोजन के, लोक नियोजन का मतलब क्या होता है? लोक नियोजन का मतलब यही है जब राज्य नौकरी दे, सभी नागरिकों को अवसर की समता या समानता प्रदान की जाएगी, इसे कहते हैं लोक नियोजन। अब देखिए इसका आधार क्या बनेगा। इसका आधार क्या बनेगा? 16(2) में समझते हैं इस बात को कि इसका आधार क्या बनेगा। देखिए अब 16(2) क्या कहता है? पहले में हमने कह दिया कि किसी के साथ भी लोक नियोजन के विषय में कोई विभेद नहीं किया जाएगा। तो यह निर्धारित करता है, क्या निर्धारित करता है भाई? 2 में हम क्या बात कहेंगे कि राज्य के अंतर्गत रोजगार और नियुक्ति में केवल, देखो ये क्या लिखा हुआ है, केवल
अनुच्छेद 15 में भी केवल लिखा हुआ था और यहाँ भी केवल लिखा हुआ है। तो केवल, धर्म, प्रजाति या मूलवंश एक ही बात है, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान और निवास। ठीक है, तो जो हमने अनुच्छेद 15 पढ़ा था, अनुच्छेद 15 जो पढ़ा था उसमें क्या क्या था? धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर। इसमें दो चीजें ऐड कर दी हुई हैं, एक तो उद्भव और एक निवास स्थान। एक उद्भव और एक निवास स्थान के आधार पर अथवा इनमें से किसी भी एक के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें दो चीजें बढ़ा दी गई हैं, कौन सी? उद्भव और तीसरा निवास के आधार पर। उद्भव का मतलब या निवास का मतलब क्या है? जैसे यूपी में कोई वैकेंसी आती है, तो यूपी में कोई वैकेंसी जाती है तो जब तक संसद ऐसा अधिनियम ना बना दे कि यूपी अपने लोगों को विशेष प्रोविजन दे सकती है, तब तक यूपी किसी भी स्टेट के व्यक्ति को ये कह के नहीं रोक सकती कि आप किसी और जगह से या कहीं और मूल निवासी हैं वहीं कहीं के, और आपको ऐसी जॉब में या ऐसे अवसरों में रोका जाएगा। ठीक है, तो देखिए, जबकि अन्य आधारों पर जैसे शैक्षणिक योग्यता, शारीरिक क्षमता, तकनीकी योग्यता के आधार पर विभेद किए जा सकते हैं। सीधा सीधा लिखा गया है कि कौन से आधारों पर विभेद हो सकता है? शैक्षणिक योग्यता, शारीरिक क्षमता, तकनीकी योग्यता। भाई ये विभेद तो हैं, ये विभेद तो हैं, लेकिन कुशलता को ध्यान में रखते हुए और सामाजिक न्याय को ध्यान में रखते हुए और जो आपकी तकनीकी है, तकनीकी व्यवस्था को कुशल बनाए रखने के लिए इनमें विभेद किया गया। तो ये विभेद नहीं है, बल्कि अनुच्छेद 14 को ही लागू करता है। ये किसको लागू करता है? अनुच्छेद 14 को ही। विधियों का समान संरक्षण के लिए ही है ये भी। ठीक है, जैसे देखो, जो तार्किक और आवश्यक है, जैसे उपरोक्त व्यवस्था केवल सरकारी सेवाओं हेतु है, न कि गैर सरकारी कंपनियों के लिए। तो ये सेवा किसके लिए है? केवल सरकारी जॉब के लिए, ये प्राइवेट कंपनियों के लिए व्यवस्था नहीं है। ठीक है, तो गैर सरकारी कंपनियां अपने अनुसार अपने लिए नियोजन कर सकती हैं, तो उनके अपने नियम हैं, वो चाहे तो कुछ भी जैसे नियम चाहे वो बना सकती हैं, उसमें सरकार की कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है, क्योंकि मौलिक जो अधिकार हैं वो राज्य के विरुद्ध हैं, ना कि लोगों के विरुद्ध। ठीक है, अब देखिए अनुच्छेद 15 में क्या लिखा हुआ है आगे, इसी में ही जो आपका दूसरा है, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान केवल 5 आधारों पर प्रतिषेध पर मनाही है। जो मैंने अभी बात कही थी कि 15 में किन पर है, जबकि 16 में इन दो को जोड़ दिया गया, उद्भव और निवास स्थान के आधार पर भी रोका जा सकता है। सॉरी, निवास स्थान के आधार पर भी नहीं रोका जा सकता। तो इसमें देखिए, इसका ध्येय यह है, इसका मतलब क्या है कि राज्य केवल अपने निवासियों को ही सरकारी नौकरियों में प्रश्रय न दे। जो मैंने अभी बताई कि राज्य केवल ऐसा ना हो केवल अपने अपने निवासियों को नौकरी दे। जैसे मान लिया एमपी है, ठीक है, तो एमपी की पुलिस में कोई यूपी का भी हो सकता है, जैसे दिल्ली है, दिल्ली की पुलिस में एमपी का भी हो सकता है, यूपी का भी हो सकता है, बिहार का भी हो सकता है, ये यूपी की पुलिस में हो सकता है कोई दिल्ली का भी हो सकता है कोई एमपी का भी हो, इस तरीके से। तो ये प्रोविजन करके रखती है। तो ऐसा नहीं है कि आप उद्भव या निवास स्थान के आधार पर ये नहीं कह सकते कि आप फॉर्म नहीं डालते, जब तक कि संसद उसको अधिनियम बना के ना रोके, जबकि देश के सभी नागरिकों को समान अवसर दिया जाएगा। तो ये बात समझ में आ गई, मैंने आपको पहले बता दी है। अब इसको देखिए आगे, अनुच्छेद 16(3) क्या कहता है? जो संसद वाली बात है उसी को आगे बताया गया है। समझिए कि संसद विधि द्वारा राज्य विशेष को यह अधिकार दे सकती है, संसद किसी राज्य विशेष को यह अधिकार दे सकती है कि वह सरकारी सेवाओं में चयन के लिए निवास के आधार पर अपने राज्य के निवासियों को प्राथमिकता दे सकता है। जैसे यूपी की वैकेंसी आती है, उत्तर प्रदेश की वैकेंसीज आती हैं, ठीक है। अब जब उत्तर प्रदेश की वैकेंसीज आती हैं तो उत्तर प्रदेश इन आधार पर कि वह व्यक्ति दूसरे राज्य का निवासी है उसको फॉर्म डालने से नहीं रोक सकती, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऐसा ना हो कि यूपी केवल अपने नागरिकों के लिए व्यवस्था कर दे, जबकि किसी को भी ऐसा आधार पर नहीं रोका जाएगा। लेकिन भर्ती प्रक्रिया में निवास की शर्त लगाई जा सकती है, निवास की शर्त लगाई जा सकती है, परंतु यह तभी होगा जब संसद इसकी अनुमति दे। यह कब होगा? जब संसद इसकी अनुमति दे और राज्य विधानसभाओं को यह अधिकार नहीं दिया गया है। अगर ऐसा होगा तो राज्य की विधानसभाएं अपने लोगों को थोड़ा लालच देकर या उसका कोई पॉलिटिकल यूज किया जा सकता है,
इसलिए अधिकार किसको है? केवल संसद को यह अधिकार है। ठीक है, समझिए इस बात को। 4 में समझिए, 4 में क्या कहता है? अनुच्छेद 16(4). देखिए, यह अनुच्छेद भी विशेष उद्देश्य के लिए समता के नियमों में ढील देता है। कैसे? इस अनुच्छेद के तहत राज्य पिछड़े वर्गों को राज्य के अंतर्गत नियुक्ति और रोजगार में आरक्षण प्रदान कर सकता है। सीधा सीधा इस वर्ड्स को पढ़ो, आरक्षण। ये समझिए कि अनुच्छेद 16(4) में आरक्षण दिया गया है, बस। अब राज्य द्वारा पिछड़े वर्गों को तब आरक्षण दिया जाएगा, कब दिया जाएगा? इसकी 2 शर्तें हैं। कैसे? जब 2 शर्तों को पूरा करेंगी। कौन कौन सी शर्त? पहली, वह वर्ग पिछड़ा हो। दूसरा, उसका सरकारी सेवाओं में प्रतिनिधित्व ना हो। उसका सरकारी सेवाओं में प्रतिनिधित्व ना हो। जब सरकार को ऐसा लगे, संसद को ऐसा लगे, तो वो ये व्यवस्था कर सकती है। दोनों शर्तें पूरी होंगी तभी आरक्षण लागू होगा। एक शर्त पर कोई आरक्षण लागू नहीं होता। ठीक है, आगे चलिए। 5 में क्या लिखा हुआ है? 5 में सीधा सीधा लिखा हुआ है, 5 में सीधा सीधा लिखा हुआ है कि किसी धार्मिक मामले के प्रबंध, किसी धार्मिक मामले के प्रबंध और धार्मिक संस्था में उस धर्म से संबंधित व्यक्ति की नियुक्ति की जा सकती है। ऐसे समझिए, जैसे मान लिया एक धर्म की संस्था है, तो धर्म की संस्था क्या हो सकती है? मंदिर हो सकती है, मस्जिद हो सकती है। धर्म की संस्थाएं क्या हो सकती है? मंदिर हो सकती है, मस्जिद हो सकती है। ठीक है, अब यह चर्च भी हो सकता है या गुरुद्वारा हो सकता है। अब मंदिर में हिंदू पुजारी होगा और इसमें मुस्लिम पुजारी होगा। इसमें कौन होगा पुजारी? मुस्लिम। तो मस्जिद में जो मौलवी होगा वो मुस्लिम होगा और हिंदुओं के मंदिर में जो पुजारी होगा वो हिंदू ही होगा। मुस्लिम धर्म का कोई व्यक्ति आके ये नहीं कह सकता कि समानता का अधिकार है, मैं भी मंदिर में पुजारी के रूप में बैठूं। इस तरीके की व्यवस्था, तो इसे विभेद नहीं माना जाएगा। ये अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा, क्योंकि सीधा सीधा लिखा हुआ है कि उस धर्म से संबंधित व्यक्तियों की नियुक्ति की जा सकती है। तो दूसरे धर्म के व्यक्ति आके ये नहीं कह सकते कि हमें भी अधिकार दें। भाई जैसे कोई मस्जिद है, बहुत बड़ी मस्जिद है, ठीक है, तो उसमें जो धार्मिक जो गुरु होगा वो केवल मुस्लिम होगा, ऐसा व्यवस्था की जा सकती है। तो इसे विभेद नहीं माना जाएगा। ऐसी हिंदुओं के मंदिर के लिए है, ऐसी गुरुद्वारे के लिए है। ठीक है, तो जैसे हिंदू धार्मिक संस्थाओं या मंदिरों में हिंदुओं को नियुक्त किया जाएगा और मुस्लिम धार्मिक संस्थाओं में मुसलमानों की नियुक्ति की जा सकती है। ठीक है, अब देखिए इसमें अनुच्छेद 16(6). तो अनुच्छेद 16(6) क्या कहता है? जैसे आपने 16(4) में आरक्षण पढ़ा, आरक्षण, ठीक है। 16(5) आपने वो नियुक्ति के बारे में पढ़ा। हम 16(5) को नहीं लेते, हम 16(6) को लेंगे। तो 16(4) में जो आरक्षण है और 16(6) में भी आरक्षण है, 16(6) में भी आरक्षण है। तो 16(6) और 5 में क्या अंतर है भाई? 16(4) में और 6 में। तो 16(4) का जो आरक्षण है वो है कैसा? वो है आपका सामाजिक। वो कैसा है? वो है सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय को स्थापित करने के लिए ऐसी जाति, जनजाति या पिछड़ा वर्ग के लोग जो कैसे, जो पिछड़े हुए हैं और शैक्षणिक रूप से भी पिछड़े हुए हैं, 2 शर्त बताई थी ना, तो उनको पूरा करेंगे तो उनको आरक्षण मिलेगा। तो वो कैसा आधार है? वो सामाजिक आधार है। और ये 16(6) में कैसा आधार है? यह है आपका आर्थिक आधार। ये कैसा आधार है? आर्थिक आधार। तो आर्थिक आधार पर क्या मिलेगा? आरक्षण, EWS, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। तो ये कब हुआ? ये तभी आपका, तो 16(6) और 15, देखो 15(6) और 16(6) दोनों सेम ही हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपके अनुच्छेद 16 को भी हमने पूरा कर दिया। ठीक, तो ऐसे ही जैसे हमने 15 किया, 16 किया, अब 17 और 18 बचे हैं इसमें। फिर हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बने रहिए हमारे साथ। इसलिए मैंने आज छोटी क्लास करी है, ज़्यादा डिस्कस नहीं किया।
पॉइंट टू पॉइंट बात करने से ज़्यादा सही रहता है। ठीक है, बच्चे बोर भी नहीं होते, ज़्यादा डिस्क्राइब करने से बच्चा बचने लगता है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में अगले आर्टिकल के साथ में। नमस्कार सभी के लिए, धन्यवाद।